साधना न्यूज के प्राइम टाइम डिबेट में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। नगरीय निकाय चुनाव काफी रोचक अंदाज में पहुंच चुका है। आज दोनों ही पार्टियों ने दमखम के साथ रोड शो किया, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चुनाव प्रचार के रोचक अंदाज इसलिए मैंने कहा कि मोटू पतलू पहुंचे लोगों के घर, कहा जोगी कांग्रेस, तो जोगी कांग्रेस का अपना नया अंदाज यहाँ पर दिख रहा है। ध्यान रखबे दाई, कांग्रेस के लिए पपेट कह रहे गलियों में डांस। तो इस तरह की जो कठपुतलियों का एक नया तरीका भी निकाला गया है और हम अपने विजुअल में दिखा भी पा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता अपनी यहाँ पे ताकत झोंकते नजर आए। तो तमाम पहलू को समझेंगे क्योंकि काफ़ी रोचक है, और रोचक इसलिए भी है कि इसको विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। 2023 में जब यहाँ चुनाव होगा तो उसके पहले इस समय की जो चुनावी नतीजे जो आएंगे वो निश्चित तौर पर पार्टियों की दशा और दिशा यहाँ पे तय करती नजर आएगी। तमाम पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ में एक पैनल मौजूद है, उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ में सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। प्रकाश पुंज पांडे जी हमारे साथ में हैं, पैनलिस्ट हैं, काफ़ी अच्छे वक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और विषय वस्तु को बहुत बारीकी से आप रखते हैं। किरण जी हमारे साथ में बीजेपी से मौजूद है, आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। और सबसे पहले प्रकाश पुंज पांडे जी के पास चलना चाहूँगा। प्रकाश पुंज पांडे जी, अभी आपने देखा नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह की स्थिति आपको नजर आ रही है, क्योंकि नगरीय निकाय में अगर चुनाव की बात की जाए तो जिस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को लेकर कांग्रेस ने जो एक राह अपनाया, तो कहीं न कहीं निकायों में तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, लेकिन ये जो 15 निकाय चुनाव में, 15 नगरीय निकाय चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि इस बार की स्थिति आपको किस तरह की नजर आ रही है? जैसा आपने कहा, गांधी जी से 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, और 2 साल से उपचुनाव को छोड़ दें तो कोई चुनाव भी छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। तो इसको देखते हुए तीनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है, और तीनों पार्टियों में भी एक तो सत्तारूढ़ दल है, दूसरा मुख्य विपक्षी दल है। और जोगी कांग्रेस इस बार, जैसे आपने कहा कि मोटू पतलू आज यमराज और चित्रगुप्त का भी कुछ लेके गए थे। जी जी। तो जोगी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ चाह रही है कि कुछ नए नए इनोवेटिव आइडियाज लगाए, और उनका जो कैंडिडेट है वो भी काफी वहां पे दमदारी रखते हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को हमें वहां पे मजबूती से आंकना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता है और ऑलमोस्ट सभी नगर निगम में और नगरीय निकाय में कांग्रेस इस समय है, और बीजेपी भी पूरी ताकत लगाना चाह रही है, क्योंकि उसे भी पता है कि ये इसका इम्पैक्ट जो है, ये एक मैसेज जाएगा कार्यकर्ताओं में कि आने वाले चुनाव के लिए किस प्रकार से रणनीति भी तय होगी, और साथ में 3 साल कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा, जो तमाम योजनाएं आई, उन योजनाओं का भी एक तरह से जांच परख हो जाएगा कि योजनाओं का किस तरह का फायदा मिल रहा है जनता के बीच में। क्या सुरेंद्र वर्मा जी? जी सुरेंद्र वर्मा जी। निश्चित रूप से गांधी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं पांडे जी, और उन्होंने भी जिस प्रकार से कहा, विगत दिनों में जो हमारे अनुभव है, इन जो 15 नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं 15 क्षेत्र में, 15 जगहों पर, उसमें रिसाली को छोड़ दें तो जो 14 जगह रिसाली क्योंकि नया है, बाकी 14 जो नगरीय निकाय में पिछले जब चुनाव थे 5 साल पहले, जब माननीय रमन सिंह जी की सरकार थी प्रदेश में, उस समय भी कांग्रेस को बहुमत मिला था। इन 14 में से 8 में कांग्रेस जीती थी और 6 में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन पिछले 3 सालों में जिस तेजी से स्थिति परिवर्तित हुई है और पूरे देश में जो छत्तीसगढ़ मॉडल स्थापित हुआ है, उसके पुरोधा माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमने देखा कि जब जिला पंचायत के चुनाव हुआ है 27 जिलों में, उसमें 20 में कांग्रेस को जीत मिली। नगरीय निकाय चुनाव जो 151 जगहों में पिछले बार हुआ था, 10 बड़े नगरीय निकाय क्षेत्र थे, उसमें 10 में 10 भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो गया था। और जिस प्रकार से हम तो अपने काम पे, हमको अपने वादों पे, हम तो अपने जो घोषणा पत्र है, ये पहली बार देखिए गांधी जी, पूरे देश के अंदर भूपेश बघेल सरकार पहली सरकार है जो 3 साल के भीतर अपने 80% वादे पूरे किए। आज ये लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र पर बात हो रही है, वरना पहले भी हमने देखा कि किस प्रकार से, मैं आरोप नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन चुनाव के बाद अपने वादों को जुमला घोषित कर दिया जाता था। लेकिन आज भी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के द्वारा किया गया जो घोषणा है, वो कांग्रेस सरकार के कामकाज का ब्लूप्रिंट है।
और हम आज भी देखिए नगरीय निकाय चुनाव में मूल समस्या क्या होती है, बिजली पानी सड़क के साथ साथ रोजगार। हमने नई औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय युवाओं के लिए 100% रोजगार की व्यवस्था की। जो छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री रोक दी गई थी, शहरी जनता जो है, जो छोटे लोग हैं, मध्यम वर्ग की लोग हैं, वो उससे परेशान थे। हमने तत्काल उस व्यवस्था को बंद करके छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री शुरू की। जो अनाप शनाप गाइडलाइन रेट बढ़ा दिया गया था पिछले 3 साल से, जो 30% छूट की जो सुविधा है, जो कमी की गई है, वो लगातार अनावरत जारी है। उसके साथ साथ 4,38,000 से अधिक पट्टा छत्तीसगढ़ सरकार ने बांटे हैं। इसके साथ साथ बिजली बिल हाफ की योजना है, वो शहरों और ग्रामीणों सभी जनता को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जो पिछले 15 साल में जो छत्तीसगढ़ की जनता जिस चीज से वो भोग रही थी, जो उनकी सुनवाई नहीं थी, हम तो कभी नहीं कहते। देखिए लोकतंत्र में सलाह और सुझाव का पूरा सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष का धर्म निभाए। निश्चित रूप से जो भी ये कहना लोकतंत्र में कि हम अपने फैसले से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, ये अधिनायकवाद है गांधी जी। हम तो कहते हैं सभी की सहभागिता होनी चाहिए, विपक्ष की भी सहभागिता होनी चाहिए। मीडिया के लोगों के द्वारा भी जो सलाह आता है उस पर सरकार को अमल करना चाहिए। हम विचार भी करते हैं, पुनर्विचार भी करते हैं, और जो बेस्ट हो सकता है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वो हम करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, और यही बहुत बेहतरीन बात कही आपने। बेस्ट समझ लेते हैं किरण जी से, जो बेस्ट होना चाहिए वो बेस्ट कर रही है कांग्रेस की सरकार यहाँ पे, और लिहाजा उम्मीद है कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर परिणाम रहेंगे। किरण जी, ऐसा मानना है कांग्रेस का? गांधी जी, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में एक नारे के साथ आई थी, वक्त है बदलाव का। 3 साल के बाद जनता के बीच में यह नारा बदल के हो गया है, वक्त है पछताव का। 3 साल में जनता के बीच में इतना असंतोष है, कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है, चाहे किसान हो, अधिकारी हो, स्व सहायता समूह की महिलाएं हो, शिक्षा कर्मी हो, कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। सबके मुंह में ये एक नारा आ गया है कि वक्त है पछताव का। यही डर है इनको सत्ता खोने का, नगर पालिका में इन्हें डर है कि सत्ता इनके हाथ से ना चली जाए, इसलिए अपनी सारी ताकतें ये झोंक रहे हैं। हाल ये है कि बीरगांव जैसे छोटे चुनाव में भी मुख्यमंत्री को रोड शो करना पड़ रहा है। सभी छोटे इलाकों में इनके मंत्री अपने पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो ये मैं तो कहती हूँ ये एक डर है। ये जान रहे हैं कि जनता इनके वादे से मुकरने का परिणाम जान चुकी है। जनता में कितना असंतोष है, यही कारण है कि इनके सारे नेता अपनी ताकत नगरीय निकाय ठीक है, आपने जो कहा कि ताकत सभी ने झोंक रखी है, ताकत तो आपके तरफ से भी सभी ने झोंक रखी है। आप देखिए कि आपके सह प्रभारी जो हैं, प्रदेश सह प्रभारी, वो भी लगातार यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं, आम सभा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की हमने सभा देखी, तमाम बड़े नेता यहाँ पे दिख रहे हैं चुनावी मैदान में, और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां यहाँ पर ताकत झोंकी हुई है। उनको लगता है कि ये 3 साल का एक भूपेश बघेल का कार्यकाल, और इसमें जो काम हुए हैं और जो काम नहीं, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन प्रकाश पुंज पांडे जी, मुझे लगता है कि इसमें जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, खासतौर पे क्या लगता है कि उन मुद्दों पे चर्चा हो रही है इस चुनाव में, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी चुनाव में मुद्दों पे चर्चा नहीं होती है, और सत्ता में आने के बाद वो कितने प्रतिशत अपने वादों पे या जनता के अपेक्षा पे खरे उतरते हैं, ये तो जनता डिसाइड करती है। 23 तारीख के नतीजे बता देंगे, 23 तारीख के नतीजे निश्चित तौर पे बताएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर बताएंगे। मैं वही पॉइंट बोलने वाला था कि जैसा अभी बीजेपी प्रवक्ता किरण जी ने कहा कि सरकार अभी अपने वादों पे खरी नहीं उतरी है, ये बिल्कुल उनको बोलना सही है, विपक्ष में है। लेकिन ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 3 साल ही हुए हैं। 3 साल में 2 साल कोरोना, और इसमें भी इलेक्शन, लोकसभा और लोकल बॉडी की इलेक्शन, लेकिन 15 साल बीजेपी सत्ता में थी, और 3 साल के ऊपर 15 साल भारी पड़ना चाहिए, गणित ये बोलता है जी। लेकिन बिरगांव चुनाव में ये समझ में आ जाएगा कि आज 3 साल कांग्रेस की भूपेश गवर्नमेंट को हुए हैं छत्तीसगढ़ में, और उसका इम्पैक्ट ये 3 साल जनता ने जो देखा है और जो 15 साल देखा है, तो वक्त बदलाव का था, बदलाव हुआ। अब पछतावे का वक्त है या नहीं, ये तो कांग्रेस को आने वाले कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा। लेकिन यकीन मानिए कि जनता के मुद्दों पे पूरी तरह से कोई भी गवर्नमेंट अमल नहीं कर पा रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी न किसी कोई भी वर्ग आंदोलित नहीं होता। आज बहुत से शिक्षक आंदोलित हैं, आए दिन कोई ना कोई आंदोलन चलता रहता है। उनकी जो मुलाकात भी हुई वो भी बेनतीजा निकली है।
तो ये ऐसा क्यों होता है? शराबबंदी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे बहुत से परिवार आज भी व्यथित हैं, और शराबबंदी अब 3 साल आज नहीं हो तो आपको गया। लगता है कि लोकल बॉडीज में ये मुद्दे अहम रहेंगे, जैसे आप बिल्कुल आएंगे, सहायक शिक्षक बिल्कुल। का बोल रहे, रेडी टू ईट लोकल वाले? बॉडी में भी गांधी जी ये मुद्दे हावी रहेंगे, क्योंकि ये परिवार से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के परिवार से जुड़ा हुआ है। कोविड में बहुत से लोगों ने जाने खोई है, अभी वो जख्म बहुत ताजा है, तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखने नहीं, मिलेगा। मुझे समग्र रूप से अगर देखा जाए, क्योंकि मैंने जन चौपाल लगाया था कई जगहों पे, कई नगर निकायों में, और जन चौपाल में जब मेरी बातचीत हो रही थी, चाहे आधी आबादी से बात हो, क्योंकि महिला स्व सहायता समूह के जो ऋण माफ किए गए, तो महिलाएं खुल के बोल रही थी उस ऋण माफी को। मुझे लगता है कि अब समग्र रूप से देखा जा रहा है, आप देखिए कि मेच्योरिटी की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। वोटर को ये लग रहा है कि काम हुआ या नहीं हुआ जमीनी स्तर पे, काम हुआ तो ठीक है, नहीं काम हुआ तो सीधे बोल भी रहे हैं वोटर सीधे तौर पे कि हाँ पिछले कार्यकाल में इन पैसों की बंदरबाट होगी। जैसे मैं जामुन का उदाहरण दूँ, एसीसी का वहाँ पे बहुत बड़ा कारखाना है, CSR फंड को लेकर बहुत वहाँ पे जिस तरह से बंदरबाट हुई, उसको लेकर लोगों में नाराजगी थी कि आखिर इन पैसों का, जो जनता का पैसा है, उसको किस तरह से लोग, जनप्रतिनिधि जो थे सत्ता में, किस तरह से उन्होंने टाइल्स लगा लिए अपने घरों में। तो अब लोग ये समझ गए हैं कि उनके पैसों का किस तरह से यूज हो रहा है। मुझे लगता है कि परीक्षा की घड़ी रहती है सुरेंद्र वर्मा जी, और इस घड़ी में जनता ये बता देती है कि उनके साथ में इंसाफी हुई या ना इंसाफी हुई है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने CSR मत का जी आपने जिक्र किया, DMF फंड होता है गांधी जी, जो जी। बड़ा स्पष्ट उल्लेख है केंद्र सरकार का। ये एक्ट है कि जो खनन और उद्योग प्रभावित क्षेत्र हैं उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्किल डेवलपमेंट के लिए खर्च होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में, रायपुर का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ का वातानुकूलित ऑडिटोरियम बना है उस फंड से, ऑक्सीजन बना है उस फंड से, कटोरा तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है। तो लगातार ग्रामीण क्षेत्र के जो खनन प्रभावित हैं उनके अधिकारों का गला घोटकर इस प्रकार से, देखिए वरिष्ठ नेता है किरण जी, पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन भूपेश बघेल जी हमारे जो छत्तीसगढ़ मॉडल है उनके पुरोधा है, वो हमारे मुखिया है, वो क्यों नहीं करेंगे रोड शो, वो क्यों नहीं जाएंगे नगरीय चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी में तो आउटसोर्सिंग का रिवाज है, केवल नौकरियों में नहीं, यहाँ तो नेता भी आउटसोर्स करके लाए जाते हैं। इनको भूपेश बघेल जी के चुनाव प्रचार में कमेंट करने के पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। डी पुरंदेश्वरी जी, आज भी नितिन नवीन जी, तो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं पर तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ही भरोसा नहीं है। इनके जो प्रभारी है शिव प्रकाश जी, आपको भी याद होगा, उन्होंने रमन सिंह जी के शासनकाल पे कमेंट किया था कि 15 साल ये दूसरों के पुरुषार्थ पर, बी टीम के भरोसे ये सरकार चलाते रहे। तो इस प्रकार से गांधी जी आरोप लगाना एक बात है, लेकिन कांग्रेस सरकार में हम व्यवहारिक चर्चा कर ले। 11,000 करोड़ से अधिक कर्ज माफी जो हमारा टाइम बाउंड वादा था वो हमने पूरा किया, 10 दिन का वादा था, 2 घंटे नहीं लगे। उसके बाद 2500 रुपया धान का, इनके अड़ंगेबाजी के कारण से राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से, बता दे भारतीय जनता पार्टी शासित किसी राज्य में इस प्रकार से मिल रहा हो। जिस प्रकार से शिक्षा कर्मियों का मामला है, हमने वादा किया था 2 साल पूरा करते ही शिक्षा कर्मियों का संविलियन हमने किया, नियमित पदों पर 15,840 पदों पर भर्ती की। न केवल शिक्षा विभाग बल्कि उच्च शिक्षा विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग, पूरे कोरोना समय में गांधी जी प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य विभाग में नियमित भर्ती हुई है। स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर 240% बढ़ा है। हमारी सरकार एक एक विभाग में बात करेंगे सुरेंद्र जी तो लंबा वक्त निकल जाएगा, एक एक अगर विभाग और एक एक विभाग बात करेंगे। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता यह देख चुकी है और समझ चुकी है कि 15 साल कौन झूठ भ्रम फैलाकर वादा खिलाफी करते रहे और कौन सी सरकार है जो लगातार वादे पूरे कर रही है। मुझे लगता है जनता समझ गई है कि झूठ और भ्रम क्या है, और झूठ और भ्रम के जाल में अब वोटर भी नहीं फंसने वाले, वोटरों को भी समझ में आने लग गया है कि झूठ और भ्रम क्या है। मुझे लगता है कि किरण जी, झूठ और भ्रम की जो स्थिति कही जा रही है, आपको क्या लगता है कि पार्टियां क्या झूठ और भ्रम के जरिए जीत यहाँ पे हासिल कर सकती है? बिल्कुल, जो इनका झूठ और भ्रम है वो जनता के सामने आ चुका है। ये स्व सहायता समूह के कर्ज की माफ कर रहे थे। हाल ही में इनकी सरकार ने फैसला लिया है कि रेडी टू ईट का जो काम है वो बीज निगम को दे दिया जाएगा, बीज विकास निगम को दिया जाएगा। जहां इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी चुनाव में घोषणा करती हैं कि हम महिलाओं को स्कूटी देंगे और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वहीं छत्तीसगढ़ की सरकार महिलाओं के पेट में लात मारती है, उनका रोजगार छीनती है। और ये कह रहे थे
15 साल की सरकार के बारे में, तो इनकी सरकार ने पिछले 3 साल में 51,000 करोड़ का कर्जा लेके छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबा दिया है। और ये 12 पूरे करने की बात करें तो बेरोजगार युवाओं को 2500 भत्ता देने की इन्होंने बात की थी। वृद्धा पेंशन योजना में के तहत इस पेंशन में भी वृद्धि की बात की थी। कितने वादों को इन्होंने पूरा किया। नगरीय निकाय के जो कर्मचारी हो उनको इन्होंने नियमित करने का भी वादा किया था। कितने नगरीय निकाय कर्मचारी को इन्होंने नियमित किया, इसका भी उल्लेख करें। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बुनकर जो लोग थे उनसे भी यूनिफॉर्म का काम छीनकर सरकार कौन सा बड़ा काम कर रही है। तो कुल मिलाकर ये सरकार इकोनॉमिकली भी बहुत ध्वस्त है और कानून व्यवस्था में तो ये नशे के मामले में छत्तीसगढ़ को नेशनल हाईवे बना दी, नशे का नेशनल हाईवे बन गया है। और किस मुंह से ये कहते हैं कि इनकी सरकार वादे पूरी कर रही है और सफल है। इनका पूरा देखा जाए तो सिर्फ एक मायाजाल था, एक झूठ फरेब की सरकार थी जो बहुत जल्द ही जनता ने समझ लिया 3 साल, और आने वाले नगरीय निकाय के नतीजे में इनका रिजल्ट मिल जाएगा। जी 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 सुरेंद्र जी। गांधी जी वरिष्ठ नेत्री हैं किरण जी, मैं चाहता हूं अपने आंकड़े दुरुस्त कर ले। जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि बुनकरों से काम छीना गया है, हाल ही में सरकार ने फैसला लिया है कि प्रत्येक जो गरीब छात्र है उनको 10 रुपए में यूनिफॉर्म दिया जाएगा और वो यूनिफॉर्म तैयार करने का काम भी बुनकरों को ही दिया गया है। रेडी टू ईट का जहां तक मामला है, इनके शासित राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में 2019 में जो फैसला आया था, बिहार और तमिलनाडु में यह व्यवस्था लागू है और महिलाओं से किसी प्रकार का जो 13 रुपया मिलता था उसको बढ़ा के 15 रुपया जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है उसमें हमारी सरकार ने दिया है। 51,000 करोड़ का कर्जे की बात कर रहे हैं। ये अपने गिरबान में झांक के देखे। छत्तीसगढ़ में जल, जंगल, जमीन, खनिज तमाम संसाधन सरप्लस होने के बावजूद इनको सरप्लस फंड मिला था। गरीबी रेखा में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, और छत्तीसगढ़ को 41,000 करोड़ के कर्जे में डालने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। रोज 3 किसान, हर साल 1500 से ज्यादा किसान कर्ज से लद कर आत्महत्या करते थे। हमने कर्ज लिया है लेकिन अपने संसाधनों से चुकाएंगे। हमने किसानों को समृद्ध करने के लिए कर्ज लिया है, हमने वनवासियों को समृद्ध करने के लिए कर्ज लिया है। 7 के स्थान पर 52 वनोपज खरीदे जा रहे हैं। 2,500 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए तेंदुपत्ते का समर्थन मूल्य प्रतिमाना कोरा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करने के बजाय नान और धान के घोटाले, अगस्ता और पनामा के कमीशन खोरों को छत्तीसगढ़ की जनता पहचान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। यही कारण है कि छोटे छोटे वार्ड चुनाव में इनके राष्ट्रीय प्रभारी आके बैठ रहे हैं, क्योंकि इनके जो चेहरे थे चाउर वाले बाबा का, वो एक्चुअल में ये देखिए नशे का आरोप लगाते। याद करें 2016 में गोवा को पीछे छोड़कर सरकारीकरण करके शराब का प्रति व्यक्ति शराब के खपत के मामले में रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ नंबर 1 हुआ करता था। हम तो क्रमबद्ध शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। 165 शराब दुकानों को हमने बंद किया है। 6 साल का जनादेश है। 126 नए दुकान खोले गए। आज ही आपके अखबार में आप देख लीजिए सुरेंद्र जी, 126 नए शराब की दुकानें खोली गई हैं, वो भी ठीक है। एक चीज में आना चाहूंगा, मुझे लगता है कि शराब की कमीशन खोरी के बंटवारे के लिए रमन सिंह के कैबिनेट में झगड़े होते थे। प्रेम प्रकाश पांडे जी का बयान याद करिए आप। गंगा जल हाथ में लेके कस्में तो आपने खाई थी शराबबंदी को लेकर। 15 दिन में शराबबंदी करने का महिलाओं को आपने वादा किया था। अब आपके वादे देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिबेट शराबबंदी की ओर चला गया है। शराबबंदी तो मुझे लगता है कि अलग से प्रकाश जी मुझे लगता है कि शराबबंदी थोड़ा चला गया थोड़ा सा, क्योंकि अगर शराबबंदी पे चर्चा कीजिए तो एक आधे घंटे का डिबेट चाहिए कि शराबबंदी पर दोनों पार्टियों का पक्ष बहुत बेहतर तरीके से आ जाए। लेकिन शराबबंदी एक अहम मुद्दा तो है चुनाव में। 3 साल में नहीं हो पाया तो सोचिए अभी आधे घंटे के डिबेट में कैसे हो पाएगा। नहीं, आधे घंटे में तो एक दिशा तो अभी सिर्फ इनकी कमेटी बनी है, गांधी कमेटी बनी, रिपोर्ट नहीं आई है कमेटी की। देखिए, ये सामाजिक बुराई है। हम तो चाहते हैं कि हमने बीजेपी की भी रिपोर्ट देखी है कि बीजेपी की रिपोर्ट में क्या था। सामाजिक बुराई की कोई रिपोर्ट तो पेश करते हैं जी। बिहार में शराब की खपत देख लीजिए और गुजरात में देख लीजिए। देश के भीतर जहां अवैध शराब, गुजरात और बिहार मॉडल, ये आप ही का मॉडल है। हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोशियों और तस्करों को संरक्षण दे। इनके नेता पकड़े गए लॉकडाउन के दौरान।
कवर्धा में इनके कोषाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ इनके सुन हम आगे लीजिए, बहुत आगे आ चुके हैं भाजपा क्राइम से के मामले में। तो अगर आपकी कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, अगर आप हर मोर्चे में इतने अच्छे हैं, तो क्यों लगातार छत्तीसगढ़ का क्राइम का लेवल, क्राइम की रिपोर्ट इतनी आगे क्यों आ रही है? सबसे कम अपराध के आखिरी के 6 राज्यों में छत्तीसगढ़ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हाल ही का एनसीआरबी रिपोर्ट देख लीजिए सुरेंद्र जी। आप, मेरे पास है एनसीआरबी का रिपोर्ट, आप चर्चा कर लीजिए उस पे। ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ और भ्रम है। आज भी सबसे कम अपराधों में आखिरी के 6 स्टेट में छत्तीसगढ़ है। ये बताते हैं कि पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर। प्रकाश जी, मुझे लगता है कि ये छोड़ चुका है सुरेंद्र। चुनावी देखिए में चुनावी समर है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, ये बुनियादी समस्याओं पे बातचीत होती है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे अपराध भी बात होगी, शराबबंदी की बात होगी। मुझे लगता है कि ये जो दो अहम मुद्दे हैं प्रकाश जी, आपको लगता है कि इस पे जनता के अंतर्मन में कुछ न कुछ द्वंद्व चल रहा होगा? गांधी जी, जनता के मन में बहुत सारा द्वंद्व चल रहा है और जनता इस समय बड़े ही पशुपेश में है, क्योंकि जनता के सामने बहुत ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। दूसरा, जनता अब मीडिया के जो ये आज का जो ये मीडिया का संचार क्रांति का युग है, इससे जनता में जो जागरूकता है, अवेयरनेस है, वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे है। हर व्यक्ति अपनी बातों को रख सकता है और किसी की बातों को भी आसानी से समझ सकता है। तो पहले वाले चुनाव और अभी वाले चुनावों में इतना अंतर हो गया है और इसका मेन कारण है जागरूकता। और दूसरी पॉइंट ये है कि जनता अब पार्टी से ज्यादा, जहां तक मैंने भी सर्वे किया है, मैं भी लोगों से बातचीत कर रहा हूं, लोग अपने प्रत्याशी को भी अब देख रहे हैं कि किन लोगों ने पिछले 5 सालों में हमारे बीच आए इन कोविड के जी बहुत बेहतरीन बात आपने कही कि हाँ 5 सालों में कौन सक्रिय रहा और कौन नहीं रहा। और मेन था गांधी जी, कोविड के दौरान कौन सा जनप्रतिनिधि किसके पास आया, कितने विधायक, कितने पार्षद, कितने सांसद किसके घर में जाके पूछे या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजे, ये जनता याद रखी है। क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। जिन लोगों ने अपने परिजनों की जानें खोई हैं, उनके दिमाग में ये चीजें चल रही हैं। अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है कि तुमने शुरू किया और हम अभी खत्म करने की प्लानिंग बना रहे हैं। ये सब एक चर्चा का विषय है, ये सब आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन जनता का एंगल इस समय दूसरा है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक नकारात्मक ऊर्जा इस समय फैली हुई है, अगर हम स्पिरिचुअल बात करें। और कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस ये जो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा जो ये हिंदुत्व को दोनों ने ग्रैब्स कर लिया है, कहीं ना कहीं ये सब बारीक फैक्टर्स अब जनता देख रही है कि हमारे विकास के मुद्दे के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता है। आज बेरोजगारी पे, आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन 78 पैसा पेट्रोल कम हुआ है छत्तीसगढ़ में। ये नहीं होना चाहिए। या तो आप मत कीजिए या कीजिए तो ऐसा मत कीजिए कि जनता का उपहास हो। मेरा बोलने का मतलब है, मैं किसी पे आरोप प्रकाश जी, लेकिन आपको भी मालूम है गांधी जी, लेट मी कंप्लीट। मैं एक नागरिक हूं और मेरी भी कुछ पीड़ाएं होती हैं। तो ऐसे ही हर व्यक्ति बारीकी से सोच रहा है इस बार कि मुझे वाकई 15 साल की सरकार ने क्या दिया और 3 साल की सरकार ने क्या दिया। तो ये पूरा रिफ्लेक्शन इस चुनाव में, और खासकर ये तो कुछ भी नहीं है, बीरगांव चुनाव तो कुछ भी नहीं है। लोगों सिर्फ बीरगांव नहीं है, रिसाली भी है, जामुल भी है, भिलाई चरौदा भी है। यहाँ तमाम जगहों पर चुनाव रहे जिसमें कहीं ना कहीं सभी की जो एक तरह से प्रतिष्ठा है वो दांव पे लगी हुई है। क्योंकि आप देखिए कि दुर्ग में जो 3 महत्वपूर्ण चुनाव दिख रहे हैं सामने, उसमें तो कई बड़े मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री जी का खुद निर्वाचन क्षेत्र उसमें आता है। तो ये अहम है चुनाव। अब मुझे लगता है इस अहम चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों की कोशिश ये है कि अधिक से अधिक जीत हासिल करें और एक जनता के बीच में मैसेज जाए कि कौन बहुत बेहतर परिस्थिति में, क्योंकि इससे आने वाले समय के चुनाव पे कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा और ये दोनों पार्टियों के लिए भी काफ़ी अहम हो जाएगा। मुझे लगता है सुरेंद्र वर्मा जी, इन चुनाव में जिस तरह से, ठीक है आज आपकी पार्टी की तरफ से कई बड़े नेताओं ने रोड शो किया, आपने योजनाओं की बात कही, लेकिन एक महंगाई और शराबबंदी और जो अन्य मुद्दे हैं वो तो हैं, लेकिन ध्रुवीकरण की भी बात निकल के सामने आ रही है। आपको लगता है कि इन चुनाव में ध्रुवीकरण का कुछ फायदा होता है? बिल्कुल नहीं गांधी जी, छत्तीसगढ़ की तासीर इस प्रकार की नहीं है। हमारी जो सामाजिक
भागीदारी, सरोकार और आपस में जो सद्भावना पूर्वक हम मिलजुल कर रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण संभव ही नहीं है, जनता देख रही है और समझ भी रही है कि कौन सी पार्टी के लोग हैं जो। लेकिन क्या होता है कि वोट डालने जब जाते हैं ना साहब, तो मनस्थिति बदल भी जाता है कई बार आखिरी समय में। नहीं देखिए, नहीं, सांप्रदायिकरण जो है छत्तीसगढ़ में कभी भी सफल नहीं प्रकाश जी, होगा। मुझे लगता है कि एज ए वोटर के तौर पे जब भी हम मतपेटी में अगर अपना बैलेट डालने जाते हैं और जब हमको चुनाव करना होता है तो मनस्थिति में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। हाँ, उम्मीदवार का चेहरा भी सामने आ जाता है। जैसे आपने कहा कोविड में कौन लोग सक्रिय, कौन लोग नहीं रहे। पांडे जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। एक मतदाता अपने घर से निकलता है वोट डालने तक, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है। जब वो लाइन में खड़ा होता है, 11th आवर डिसीजन हमेशा काउंट करता है चुनाव में, और इस बार मुझे लगता है वो 11th आवर डिसीजन बहुत सामने आएगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में वो चीजें फ्रेश हैं, अभी भूली नहीं है, जख्म ताजा है कोविड के निश्चित तौर पे। किरण जी, मुझे लगता है कि कोविड के समय में जो पार्टी जिन्होंने जो भी किया, निश्चित तौर पे उनके काम का भी यहाँ पे आकलन होगा जनता के नहीं, बिल्कुल गांधी जी, कोविड काल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपए उनकी राशि उनके खाते में डलवाई, 5 किलो अतिरिक्त फ्री जो चावल उनको पहुंचवाया पर व्यक्ति, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1500 करोड़ घोटाला चावल घोटाला भी कर दिया। गलत आरोप है, ये तथ्यहीन आरोप न लगाएं। हमारी हमने मोदी सरकार ने किलो चावल दिया, चावल से लेकर सरकार ने पैसे तक आर्थिक सहायता महिलाओं को की है। राज्य सरकार लोग इसके, लेकिन आप जो घोटाले की बात जो कह रही हैं, कोविड का वैक्सीन लग रहा है, समय कमी है, जिसकी कीमत 200 रुपए मार्केट में हम लगवाते हैं। फ्री वैक्सीन मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को फ्री वैक्सीन दिलवाई है। ये जनता के बीच में ये बात जाएगी, और ये जनता बहुत समझदार है कि वो जानती है कि उसके हित में कौन सी सरकार काम कर रही है। मैं यही कहूंगी कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे असूलों से। सुरेंद्र जी, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जी, ठीक है, कल चुनाव प्रचार थम जाएंगे, और चुनाव प्रचार थमने के बाद डोर टू डोर जाएंगे प्रत्याशी। उसके बाद में जब 23 को नतीजे आएंगे तो फिर हम एक बार बैठ जाएंगे और नतीजों पे उसका विश्लेषण होना भी लाजिमी है। प्रकाश जी, निश्चित तौर पे हमारी जीत होगी और हमारी। हाँ जी प्रकाश जी। गांधी जी, मैं भी बोलूंगा, किरण जी ने अभी बहुत अच्छा बात कहा कि खुशबू और कागज के फूलों से। मैं भी कहूंगा, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा जी। 15 साल 2 करोड़ प्रति साल जी के रोजगार कहाँ गए? सभी का मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जी, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। किरण जी आपका, प्रकाश चंद्र पांडे जी आपका, सुरेंद्र वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। जी, बैक टू स्टूडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।